दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक एज पर। वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपके सब्जेक्ट का नाम रहेगा इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड कोड इज़ BBYET143। ओके, सो हमने क्या किया है, इसमें मैंने आपके लिए कुछ 17, 18 या 20 क्वेश्चंस के आसपास रखे हैं जो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लिए हैं, प्लस जो जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने इसमें वो भी डाल दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स। डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स क्या होता है? देखो, डोमेस्टिकेशन का पहले मैं आपको थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। एक्चुअली डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन का मीनिंग होता है जब भी आप किसी भी एक वाइल्ड प्लांट को आप क्या कर रहे हो, वाइल्ड प्लांट को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो। वाइल्ड प्लांट को आपने क्या कर लिया? डोमेस्टिकेट कर लिया। किसके लिए डोमेस्टिकेट किसके लिए कर लिया आपने? अपने ह्यूमन यूज़ के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए। आई होप आप लोगों को डोमेस्टिकेशन समझ में आया होगा। सो सुपर डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा फिर? सुपर डोमेस्टिकेशन मतलब हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ज़्यादा उसका एक अच्छा वर्जन ले रहे हैं। सो चलो इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी। ओके, सो आंसर देख लेते हैं। डोमेस्टिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। सुपर डोमेस्टिकेशन की अब हम बात करते हैं। सुपर डोमेस्टिकेशन क्या कहता है? सुपर डोमेस्टिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस दैट लीड्स टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप स्पीशीज़। देखो, कहता है क्या कर रहा है? डोमेस्टिकेट कर रहा है क्रॉप स्पीशीज़ को विद कैरेक्टर्स सच एज इंक्रीज्ड यील्ड। कैरेक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए भाई? हम किसी भी क्रॉप को क्यों डोमेस्टिकेट करना चाहेंगे? जिसके पास कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। और कैरेक्टर्स कौन से होंगे भाई? इससे हमारी क्या हो, यील्ड हमारी क्या हो, इससे बढ़ जाए। सिलेक्टेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग वेरिएशन, जो भी नेचर में प्रेजेंट है, मतलब वही हम वाइल्ड कह सकते हैं, यहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज़ कह सकते हैं हम, जो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है और उसकी यील्ड काफ़ी अच्छी है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको डोमेस्टिकेट करेंगे। सो सुपर डोमेस्टिकेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वेरियस अप्रोचेस। सुपर डोमेस्टिकेट्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बहुत सारी अप्रोचेस से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़? जीन मैपिंग हो गया, क्लोनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन रिलेटेड जीन्स हो गया, ऑर्थोलॉग्स ऑफ डोमेस्टिकेशन जीन्स हो गया, जीनोम इवोल्यूशन हो गया, जीनोम डुप्लीकेशन हो गया, यूजिंग मैनी न्यू टेक्निक्स। ओके, सो यहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन अगर अच्छे से समझ में आया तो आपको फिर सुपर डोमेस्टिकेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इज जेनेटिक इरोजन एंड डिस्क्राइब द मेजर रीज़न कॉजिंग इट। सो इरोजन की अगर मैं एक थोड़ा ज्योग्राफी टर्म्स में समझ ले, आप लोगों ने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन मतलब किसी भी चीज़ का फिनिश हो जाना। मतलब अगर मैं बात करूँ सॉइल की, अगर मैं सॉइल की बात कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा रेन आ गई, बारिश हो गई, तो जो भी उसमें मॉइस्चर होगा, जो भी उसका न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिटिव थिंग्स उसमें प्रेजेंट होगी सॉइल में, तो वो बारिश अपने साथ ले जाएगी। तो उसकी जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है सॉइल की, वो क्या हो जाती है? वो इरोड हो जाती है। तो इसी तरह से क्या होता है? जेनेटिक इरोजन होता है जब जो भी हमारे पास कंजर्व रहती है चीज़ें, वो क्या होने लगती है? वो इरोड होने लगती है। चलो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे? जेनेटिक इरोजन की डेफिनेशन। जेनेटिक इरोजन रेफर्स टू द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, अभी मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना, ठीक है, या फिर इरोड हो जाना, और लॉस ऑफ जीन्स और एलील्स, ठीक है। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक इरोजन इंक्लूड्स, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? लॉस ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, हो सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल के जीन्स क्या हो जाए? लॉस हो जाए, या फिर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, या तो इंडिविजुअल जीन्स क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं, या फिर
कॉम्बिनेशंस, उनके कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स क्या हो रहे हैं, वो भी लॉस हो रहे हैं। ब्रॉडली कहता है, ब्रॉडली इट कैन बी रेफर्ड टू एज लॉस ऑफ वेराइटीज़ एंड क्रॉप स्पीशीज़। लॉस ऑफ वेराइटीज़ एंड क्रॉप्स occurs rapidly in crops because of various reasons such as। अच्छा, आप थोड़े से मुझे बता सकते हैं, मैं तो खैर आपको बताऊंगी, आपको जो जो भी मन में आते जाए, आपके दिमाग में आते जाए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो मूव करते हैं, कौन कौन से वो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक इरोजन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ होती थी उनको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं मॉडर्न कमर्शियल या फिर नॉन फूड क्रॉप से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉटन, कॉटन क्या है, एक नॉन फूड क्रॉप्स है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रेडिशनल जो वैरायटी है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्न कमर्शियल क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। फिर दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो, क्योंकि अभी हमने सुपर डोमेस्टिकेशन में पढ़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जिनके पास लो यील्डिंग वाली वेराइटीज़ होगी या फिर जो हमारी नेटिव होगी वो क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। नेक्स्ट, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, यहाँ पर क्या होता है, ये नेचुरल क्लाइमेटीज़ की बात करता है। जैसे फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से बहुत सारे प्लांट्स क्या हो जाते हैं, फ्लड के साथ ही बह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जेनेटिक लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हार्बरिंग वाइल्ड स्पीशीज़। अच्छा, ये भी इसी के साथ है, सॉरी, ये भी इसी के साथ पॉइंट है। यहाँ पर जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ होते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है नेचुरल हैबिटेट्स का हार्बरिंग वाइल्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट और कुछ और रीजंस की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर है। ये क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज अनदर थ्रेट टू द क्रॉप जर्मप्लाज्म। अब इसको समझने के लिए पहले हमें क्रॉप जर्मप्लाज्म समझना पड़ेगा। क्रॉप जर्मप्लाज्म क्या होता है, सो जर्मप्लाज्म इज द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। जो जर्मप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होता है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में क्या क्या हो सकता है, सीड हो सकता है, किसी भी प्लांट का पार्ट हो सकता है, जिसको हम मेंटेन करके रखते हैं। किस पर्पज़ के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए। भाई सीड्स या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट हम उसको मेंटेन करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और किसके लिए, प्रिजर्वेशन, हम क्या चाहते हैं, हम उसको प्रिजर्व भी तो करके रखना चाहते हैं, या फिर किसी और रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो आई होप आप लोगों को जर्मप्लाज्म समझ में आएगा। जर्मप्लाज्म प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होता है, जैसे सीड्स हो गया, प्लांट पार्ट्स हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, हम मेंटेन करके रखते हैं। किस पर्पज़ के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और अदर रिसर्च पर्पसेस के लिए। यहाँ पर इंटेंसिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड पुअर नॉलेज ऑफ द जर्मप्लाज्म। लोगों को यहाँ पर जर्मप्लाज्म की अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती, और एंड ऑफ इट्स साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ दिस ट्रेजर। आप लोगों को आई होप ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। Introduction of the high yield varieties and number of land races carrying vast amount of genetic diversity are lost from the farmers field in many countries। इस पॉइंट में भी सेम ही बात कही गई है। यहाँ पर जो आपकी हाई यील्ड वेराइटीज़ होगी, हम उसी को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर की फील्ड्स है उसमें से बहुत सारी जो नेटिव होते हैं, नेटिव प्लांट्स होते हैं, नेटिव वेराइटीज़ होती है, वो क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैं बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा समझाती हूँ, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा क्या, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए पीपीटी बनाती हूँ मैं। पीपीटी की जगह फिर मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, बट पीपीटी बनाने का रीज़न ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में यही बुकिश लैंग्वेज यूज़ करके आनी है, अदरवाइज़ एग्जामिनर आपको स्कोर नंबर नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा। और अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तो नीड होगी ना, इसीलिए मैं बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे वो चीज़ आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन ex situ एंड इन situ कंजर्वेशन। सो यहाँ पर देखो,
दो चीज़ों की बात करेंगे हम। कंजर्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट स्पीशीज़ को कंजर्व करना चाह रहे हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक ex situ और एक in situ। ex situ मतलब अपनी फार्मर क्या करेगा, अपनी फील्ड से बाहर कहीं पर उसको कंजर्व करेगा। इन situ जहाँ उसकी ओरिजिनल है वो वहीं पर उसको कंजर्व करेगा। चलो देख लेते हैं इसको। सो यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड वेराइटीज़ एंड वाइल्ड वेराइटीज़। द वाइल्ड वेराइटीज़, जो कल्टीवेटेड वेराइटीज़ है उनको तो हम कल्टीवेट कर ही रहे हैं, उनको तो लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। बट जो वाइल्ड वेराइटीज़ है, जो एक्चुअली हमें नेचर से मिल रही है, उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या मेंटेन करके रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेंगे। कंजर्वेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इन situ मतलब उनकी नेचुरल सेटिंग में, और ex situ जो उनकी नेचुरल सेटिंग से बाहर रहेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं। इन situ कंजर्वेशन, इन situ कंजर्वेशन में क्या होता है, एग्रीकल्चरल जेनेटिक रिसोर्सेज इज कैरिड आउट विद इन द इकोसिस्टम ऑफ द फार्मर्स फील्ड और वाइल्ड लैंड्स। इन situ कंजर्वेशन में बेसिकली प्रोवाइड क्या करते हैं, नॉलेज अबाउट स्पीशीज़ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, इन situ कंजर्वेशन में जो भी आपके एग्रीकल्चरल जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे वो उसी फार्मर की फील्ड के अंदर ही प्रिजर्व किए जाएंगे। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ex situ। ex situ में एक्चुअली क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ex situ में अपनी नेचुरल सेटिंग में नहीं करते हो। जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन मैथड्स रिमूव्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। यहाँ पर ex situ कंजर्वेशन में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को उसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट से निकाल लेते हैं। क्यों, उसको अगर हमें लॉन्ग टर्म कंजर्व करना है इसीलिए। बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, जीन बैंक्स हो गए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो मैथड्स होते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज को स्टोर करके रख सके। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सुपर डोमेस्टिकेशन पढ़ाया था। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है जो डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप स्पीशीज़ के आपको दो अप्रोचेज़ होती है डोमेस्टिकेट करने के लिए किसी भी क्रॉप स्पीशीज़ को। एक होती है टॉप डाउन मेथड, एक होता है बॉटम अप। ठीक है, टॉप डाउन मतलब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉप डाउन का मतलब होता है हम ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब हम उसका क्या देखेंगे, किसी भी क्रॉप स्पीशीज़ का हम यहाँ पर फिनोटाइप देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे फिनोटाइप, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसके अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब उसकी जेनेटिक मटीरियल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ बॉटम अप की, बॉटम अप में इसका अपोजिट हो जाएगा। सबसे मेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल, फिर जेनेटिक मटेरियल को धीरे धीरे एनालाइज करके फिर हम किस तक पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे किस तक, हम पहुँचेंगे इसके फिनोटाइप तक। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं वेरियस टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड टू डिटेक्ट एंड कैरेक्टराइज द जेनेटिक बेसिस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ जीन्स इन अ गिवन स्पीशीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी स्पीशीज़ को डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके जेनेटिक बेसिस को कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी स्पीशीज़ ले जिसको हम डोमेस्टिकेट करा सकते हैं, जो ह्यूमन यूज़ के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए काफ़ी बेटर रहेगी। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा मेथड जो आता है, फर्स्ट मेथड आता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। सो टॉप डाउन अप्रोच में स्टार्ट्स बाय स्टडिंग अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। देखो आ गया ना, सबसे पहले हम स्टार्ट ही किससे कर रहे हैं, हमने उसका पर्टिकुलर फिनोटाइप देख लिया, जो भी हमें उसके विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे। अब फिनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या देख सकते हैं कि भाई उसका जो साइज़ है, साइज़ उसका इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर जो उसकी सीड साइड्स है हम उसके भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है फिर एनालिसिस ऑफ द फिनोटाइपिक ट्रेट्स बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड टेक्सा हेल्प्स इन जेनेटिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिकेशन ट्रेट्स। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया ये फिनोटाइपिक डिफरेंसेस जो आएंगे ट्रेट्स में, जैसे क्या हो गया, प्लांट का आर्किटेक्चर हो गया। अब आर्किटेक्चर में क्या होगा, सीड का साइज़ क्या है, सीड के साइज़ को अगर हम स्टडी करेंगे किसके लिए, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें जेनेटिक एनालिसिस पता चलेगा उस पॉपुलेशन की। ये जो अप्रोच होती है ये प्रिसाइज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं किसके लिए, इन फाइंडिंग कैजुअल वेरिएंट्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेट।
सो नेक्स्ट करते हैं बॉटम अप। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ बॉटम अप में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे जेनेटिक वेरिएशन को किसी भी जीनोम के अंदर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट पोटेंशियल सिग्नल्स ऑफ द सिलेक्शन रिलेटेड टू द डोमेस्टिकेशन प्रोसेस एंड फाइनली एसोसिएट्स विद सच एवोल्यूशनरी सिग्नल्स टू इम्पोर्टेंट लोकाई एंड डोमेस्टिकेशन फिनोटाइप्स। बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था ये वही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द वीट प्लांट। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसको फिगर दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को इसको याद रखने में आसानी रहेगी। शायद मैं इसकी फिगर डालना भूल गई, चलिए मैं आपको ऐसे समझाती जाऊँगी। सो फर्स्ट आता है इसमें जो प्लांट होता है वो क्या होता है, हर्बिशियस होता है। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे तो मैंने वहाँ से ले ली। जो प्लांट होता है वो हर्बिशियस होता है, जिसकी स्टेम होती है इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, होलो होती है, बट एक्सेप्ट एट नोड्स पर होलो नहीं होती। सेकंड पॉइंट, जो टिलर्स होते हैं, टिलर्स अराइज कहाँ से होते हैं, नोड्स ऑफ द स्टेम से। जो स्टेम्स पर नोड्स होती है टिलर्स भी वहीं से अराइज होंगे। रूट्स इसकी कैसी होती है, एडवेंटिशियस होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है इसकी जो लीव्स होती है। लीव्स क्या होती है, इसकी लीव्स ऑल्टरनेट होती है, पैरेलल वेरिएशंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं लीफ के पास, एक होता है लीफ शीथ, एक होता है लेमिला। लीफ शीथ की अगर मैं बात करूँ तो जो लीफ शीथ होती है वो स्टेम को एनसर्कल करके रखती है, और अगर मैं लेमिला की बात करूँ तो लेमिला क्या होता है, फ्लैट होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होगा विद एन एक्यूमिनेट टिप। एक्यूमिनेट टिप आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक्यूमिनेट टिप का मतलब होता है टैपरिंग। दोनों तरफ से क्या होंगे, वो उनके जो लीफ होगी वो क्या होगी, उनके टिप जो होंगे वो थोड़े से टैपर होंगे लीफ के, ठीक है। नेक्स्ट, एट द जंक्शन ऑफ टू अ कलरलेस थिन मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ कॉल्ड लिंगुली इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ है इसका इनफ्लोरेसेंस। इसका कैसे होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है इसका स्पाइकलेट मतलब बहुत सारे क्या होंगे, एक साथ ही होंगे। जो हर एक स्पाइकलेट में होगा वो 1 to 7 स्पाइक्स रखेगा। हर एक स्पाइक क्या होगा, सिसाइल होगा, जिसमें क्या होंगे 2 से 5 फ्लोरोरेट्स होंगे। जो एक्सेस होगी स्पाइकलेट की उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशीला बोलेंगे या फिर रेकीला बोलेंगे। दीज फर्टाइल ग्लूम्स एनक्लोज द फ्लोरेट, और ईच पेयर ऑफ फर्टाइल ग्लूम्स क्या कंसिस्ट करते हैं, एक आउटर लेमा करते हैं और इनर क्या होता है, इनर पैलिया होता है। ध्यान रखना, इसमें जो फर्टाइल ग्लूम्स होगा उसमें बाहर की तरफ लेमा होगा और अंदर की तरफ पैलिया होगा। और अगर हम लेमा के एपिक्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है एक स्ट्रक्चर पर जिसका नाम होता है ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है ईच फ्लोरेट में क्या होता है, द पेरियंथ इज रिड्यूस्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द 2 मेम्ब्रेनस हाइग्रोस्कोपिक स्केल्स कॉल्ड लोडिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक स्केल्स होते हैं। फ्रूट्स क्या होगा, इसका कैरियोप्सिस होगा, जिसमें से क्या होगा, इट इज़ 1 सीडेड। यहाँ पर क्या होता है, कैरियोप्सिस, एक तो इसका फ्रूट जो है कैरियोप्सिस है, इसमें एक सीड रहेगा। ड्राई डेहिसेंथ ग्रीन होगा यहाँ पर। कैरियोप्सिस में भी पेरिकार्प जो होगा वो फ्यूज्ड हो जाएगा सीड कोट के साथ, ठीक है। जबकि जो सीड होगा वो मेच्योर होगा ओवरली कंटेनिंग एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, नेक्स्ट फीचर है ईच स्पाइकलेट पोजेसेस 2 ग्रेन्स। हर एक स्पाइकलेट में कितने ग्रेन्स होंगे, 2 ग्रेन्स होंगे। हर एक ग्रेन क्या होगा, ओवल होगा और कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। टफ्ट ऑफ हेयर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे किस पर, टिप ऑफ द ग्रेन पर। द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर कम्प्लीटली फ्यूज टू form the brain encloses the endosperm which forms the major portion about 82 to 86% of the grain। आई होप आप लोगों को भी समझ में आएगा। इसमें एक्चुअली आपको रटने वाली चीज़ें ज़्यादा, इसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनैमोरेट मेजर यूजेस ऑफ द व्हीट एंड राइसेस। जब आपको बोलता है ना न्यूमेरिडेट, तो आपको क्या करना होता है, आपको पॉइंट्स में लिख कर आना होता है। अच्छा, कुछ आप लोगों को तो पता ही होगा व्हीट और राइसेस, तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में बता देना व्हीट और राइसेस के क्या क्या यूज़ है, ठीक है। जितना अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे उतना आप लोगों को याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर यूजेस क्या क्या है व्हीट और राइसेस के।
सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो वीट होता है, वीट सॉफ्ट भी हो सकता है, वीट हार्ड भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से समझते हो चलना, जो सॉफ्ट वीट है उसके पास क्या होता है, एक वाइट स्टार्ची इंटीरियर एंड जनरली लो इन ग्लूटेन कंटेंट होता है। जो भी सॉफ्ट होगा उसमें ग्लूटेन का कंटेंट जो होगा वो लो होगा, जिसकी वजह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं केक्स बनाने में, कुकीज़ बनाने में और पेस्ट्रीज़ बनाने में, ठीक है। अब हम हार्ड वीट की बात करें तो हार्ड वीट में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हार्ड वीट में क्या होगा, डार्क होगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या था, क्योंकि वाइट था, वाइट स्टार्च इंटीरियर था, यहाँ पर ये डार्क हो गया, विट्रियस हो गया, और यहाँ पर स्टार्ची एरिया नहीं होता। इसमें ग्लूटेन जो कंटेंट होता है वो हाई होता है एंड इज़ यूज फॉर द मेकिंग फ्लोर, और ये किसके लिए यूज़ होता है, फ्लोर बनाने के लिए यूज़ होता है। कुछ एरियाज़ में इसको हम कंज्यूम करते हैं एवरी मील इन सम ऑफ और द अदर, और अलग अलग फॉर्म्स में भी इसको कंज्यूम किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और उसके अदर पार्ट्स में अनलीवेंड ब्रेड या फिर चपातीज़ किससे बनाई जाती है, वीट फ्लोर से बनाई जाती है। अभी देखा हमने वीट हार्ड का था, सॉफ्ट का था, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चपातीज़ के अलावा और किस किस के लिए यूज़ होता है ये, तंदूरी रोटी के लिए, पराठा के लिए, पूरी के लिए, एक्सेट्रा। फिर अगर हम इसको काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन कर दें वीट फ्लोर को तो हम इसको बोलेंगे मैदा, ठीक है। मैदा किसके लिए यूज़ होती है, केक्स के लिए, बिस्किट्स के लिए, पेस्ट्रीज़ के लिए और दूसरे अदर प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट कुछ और यूजेस देख लेते हैं। कोर्सली ग्राउंड वीट कोल्ड सेमोलिना, जिसको हम सूजी, कोर्स का मतलब होता है थोड़े मोटे मोटे, ठीक है, थोड़े मोटे मोटे दाने वीट के, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमोलिना, जिसको सूजी बोलते हैं। किसके लिए यूज़ होती है ये, प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे स्वीट्स हो गया, हलवा हो गया, ठीक है, उपमा हो गया, खरबात हो गया। जो भी वीट पोरिटेज होती है, वीट पोरिटेज भी किससे बनती है, ये भी हार्ड ग्रेन से ही बनती है। फिर यहाँ पर टेट्रापोलाइट वीट्स, जैसे क्या हो गया, ट्रिटिकम डूरम हो गया, इम्पोर्टेंट होता है मेकिंग मैक्रोनी, स्पैगेटी, वर्सिमिली, नूडल्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राइस के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब राइस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सीरियल तो है ही। फिर दूसरा क्या कहता है, ये जो राइस होता है सप्लाई करता है अबाउट हाफ द कैलोरीज इन अ डेली डाइट, ठीक है, ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया में जो फूड होता है, जो मील होती है, उसमें हाफ ऑफ द कैलोरीज, आधी कैलोरीज जो खाने से आती है उसमें क्या खाया जाता है, राइस खाया जाता है। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, और कुछ अमाउंट इसमें किसका होता है, कुछ अमाउंट इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। जो राइस होता है, राइस में बहुत कम फैट होता है, इसलिए ईजिली क्या हो जाता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है। राइस की अगर मैं बात करूँ तो 90% जो राइस को होता है वो कुक हो जाता है एंड ईटन इन वेरियस वेज विद पल्सेस, वेजिटेबल्स, फिश और मीट। और कुछ यूज़ पढ़ लेते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको सिंपल वाटर में भी क्या कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, या फिर आप इसको पुलाव भी बना सकते हो। राइस को कंज्यूम किया जाता है किस फॉर्म में, इडली की फॉर्म में भी कर सकते हो, डोसे की फॉर्म में भी कर सकते हो, और बहुत सारी प्रिपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे अदर पार्ट्स में भी वर्ल्ड के दूसरे अदर पार्ट्स में भी यूज़ की जाती है। राइस पुडिंग भी बना सकते हो। राइस पुडिंग कैन बी मेड बाय कुकिंग राइस इन मिल्क एंड एडिंग शुगर्स एंड नट्स, ठीक है। राइस पुडिंग बनाने की मैंने आपको रेसिपी बता दी है। ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज राइस फ्लोर इज यूज्ड इन कन्फेक्शनरी, ठीक है। इसमें क्या क्या, आइसक्रीम्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में। राइस स्टार्च किस लिए यूज़ होता है, राइस स्टार्च इज यूज्ड एज फूड इन लॉन्ड्री एंड ऑल्सो इन कॉस्मेटिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एल्कोहलिक बिवरेजेस आर मेड फ्रॉम द राइस, जैसे साकी कहाँ पर होती है, जापान में होती है। वैंगिसिन कहाँ पर होती है, चाइना में होती है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, किससे बनती है, राइस से बनती है। जो राइस स्ट्रॉ होता है वो कैटल को फीड कराने में भी हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉ बोर्ड, थैचेस, mats and hats. Okay, so now move to the next question. The legumes helps in controlling various diseases. Discuss. legumes के बारे में बात कर रहे हैं। legumes क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो हमें डिस्कस करना है। सो
सो यहाँ पर मैंने कुछ लेग्यूम्स के नाम रखे हैं और मैंने बताया कि यहाँ पर कैसे कैसे वो उसको प्रिवेंट करता है। सो सोयाबीन और ग्राम की अगर मैं बात करूँ, सोयाबीन और ग्राम ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सोयाबीन और ग्राम प्रिवेंट करता है कैंसर को, साथ साथ में याद करते हुए चलना। सोयाबीन और ग्राम एस जी किसको प्रिवेंट करेगा? कैंसर को। सोयाबीन अगर मैं सिर्फ सोयाबीन की बात करूँ तो वो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट कराने में हेल्प करेगा। ग्राम, पिजन पी, मूंग बीन, लेंटिल्स ये किसके लिए? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अभी तक मैंने सिर्फ सोयाबीन और ग्राम के बारे में पढ़ा। सोयाबीन और ग्राम कैंसर नहीं होने देता। सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ, सोयाबीन ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। ग्राम हो गया, पिजन पी हो गया, मूंग बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मूंग बीन हो गया, पीज़ हो गया, सिर्फ मूंग बीन और पीज़ की बात कर रही हूँ। ये किस में इम्प्रूव करेगा? ये हेल्प करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। पिजन पी क्या करेगा? पिजन पी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा। सोयाबीन, ग्राम, मूंग बीन, पिजन पी, लेंटिल्स हेल्प करते हैं बूस्टिंग हार्ट हेल्थ को। सोयाबीन, ग्राम, मूंग बीन, पीज हेल्प इन कंट्रोलिंग। आप लोग ये देख लीजिएगा और इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। मैंने कुछ और भी लिखे हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपको वेट गेन करना हो, किसी को अगर वेट गेन करना हो, किसी को काफ़ी कम हो, तो वो यहाँ पर सोयाबीन खा सकते हैं, जिससे वेट गेन हो जाएगा। ग्राम, पिजन पी, मूंग, पीज़ ये क्या करते हैं? ये सब वेट लॉस कराने में हेल्प करते हैं। अगर ग्राम और लेंटिल्स की बात करूँ तो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एनीमिया अगर किसी को हो रहा हो तो एनीमिया को क्योर किससे किया जा सकता है? ग्राम्स और पिजन पी को खाओ। पिजन पी, मूंग बीन, पीज, लेंटिल्स ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेग्यूम्स आर कंसीडर्ड एज न्यूट्रिशनल फूड्स, एक्सप्लेन। देखो अभी यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि लेग्यूम्स कंट्रोल कैसे करेंगे डिसीज़ को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल फूड कैसे है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो लेग्यूम्स में बेसिकली क्या होता है? लेग्यूम्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल फूड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 20 to 45% होता है, जिसके साथ साथ इसमें क्या होंगे? अमीनो एसिड्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? 60% होता है। डाइटरी फाइबर्स 5 to 37% होते हैं। ऑल्सो ये और क्या देंगे हमें? मिनरल्स और विटामिन भी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है। जितने अच्छे से आप पॉइंट्स लिख कर आओगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दे पोजेसेस ट्वाइस द प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन द सीरियल ग्रेन्स। जितना सीरियल ग्रेन में प्रोटीन होता है ना, उसका डबल सिर्फ और सिर्फ लेग्यूम्स में होता है। दे आर जनरली लो इन फैट, इनमें फैट बहुत कम होता है। ये फ्री ऑफ सेचूरेटेड फैट्स, इनमें सेचूरेटेड फैट्स मतलब होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो काफ़ी कम होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन और पीनट में क्या होता है? दैट कंटेन सिग्निफिकेंटली हाई लेवल्स ऑफ द मोस्टली मोनो एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बस सोयाबीन और पीनट्स में क्या होता है? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है दे आर रिच इन एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या करता है? ये इनमें कम होता है और वो कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज को। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? बी ग्रुप के जो भी सोर्सेज होते हैं, बी ग्रुप के विटामिन जो होते हैं उनके लिए गुड सोर्स होता है। जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब बी ग्रुप के विटामिन्स हैं, तो ये आपको अच्छे से लेग्यूम्स में मिल जाएंगे। दूसरा, दे आर अबेंडेंट इन फाइबर। ये क्या होता है? फाइबर में अबेंडेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, जो इनसोल्युबल फाइबर हो और या फिर सोल्युबल फाइबर हो। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दे कंटेन phytonutrients such as isoflavins, lignans, protease. Soybeans are rich in phytoestrogens which reduce the risk of the cancers. देखो अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना, सोयाबीन किस में रिच होता है? फाइटोएस्ट्रोजेंस में, जिसकी वजह से वो कैंसर भी कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर नहीं होने देता, स्पेशली फॉर द
फीमेल्स और गर्ल्स, ये बहुत अच्छा है, सोयाबीन खाना चाहिए। हार्ट डिजीज़ को नहीं होने देता, ओस्टियोपोरोसिस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मेनोपॉज। तो अगर ये सब किसी में प्रॉब्लम है तो वो सोयाबीन को कंज्यूम करना शुरू कर सकता है, बट विद द हेल्प डॉक्टर से पूछकर। ओके, सो नेक्स्ट आता है दे आर फ्री ऑफ ग्लूटेन, इनमें ग्लूटेन नहीं होता, जिसकी वजह से सुटेबल होता है फॉर पीपल विद celiac डिजीज़ और ग्लूटेन सेंसिटिविटी। दे कंटेन रिलेटिवली लो क्वांटिटीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स मिथियोनिन बट सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट। देखो, जो स्पाइस होता है ना, स्पाइस क्या करेगा, स्पाइस देगा फ्लेवर, टेस्टी बनाएगा खाने को। कॉन्डिमेंट सिर्फ हम अरोमा के लिए, खुशबू के लिए या फिर गुड लुकिंग दिखाई दे उसके लिए हम डालते हैं। सो बात करते हैं स्पाइस। बेसिकली पहले होता है क्या, स्पाइस देख लो। स्पाइस होता है ड्राइड सीड होता है, फ्रूट होता है या फिर रूट होता है, बार्क होता है, कुछ भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, बार्क भी हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव सब्सटेंस भी हो सकता है, बट वो ड्राई होना चाहिए, कंडीशन इज ड्राई होना चाहिए। यूज्ड इन न्यूट्रिशनली इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटीज एज अ फूड एडिटिव सॉरी, उसको हम फूड एडिटिव के लिए यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द फ्लेवरिंग, खाने को टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। स्पाइसेस टेंड टू बी एसोसिएटेड विद द कुकिंग टू एनरिच एंड गिव अ डिस्टिंक्टिंग डेप्थ ऑफ द कलर, फ्लेवर देगा, कलर देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस आर जनरली ट्रॉपिकल इन ओरिजिन। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज भी तो हमारे देश में किसके लिए आए थे, स्पाइसेस के लिए ही आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल ओरिजिन के होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्डिमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉन्डिमेंट्स भी एक तरह की स्पाइसेस ही है, बट दैट आर यूजुअली एडेड टू फूड आफ्टर कुकिंग। स्पाइसेस को हम ड्यूरिंग कुकिंग ऐड करते हैं, बट कॉन्डिमेंट्स आर added after the cooking. These include aromatic vegetable products and are considered as a culinary herbs. जैसे क्या हो सकता है, बे लीव्स हो सकती है, कोरिएंडर, फेनल या फिर मस्टर्ड एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रीजन वेयर द स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। कहाँ कहाँ पर, किस किस रीजन में ये स्पाइसेस कल्टिवेटेड होती है। फर्स्ट जिंजर का पूछा, सेकंड टर्मेरिक, सैफरॉन, पाइपर एंड क्लोव। चलो सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द जिंजर, सो जिंजर का 70% जो होता है, 70% टोटल प्रोडक्शन से कहाँ से आता है, सिर्फ और सिर्फ केरला से। केरला में 70% ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है। और कहाँ कहाँ पर ही कल्टीवेट किया जा सकता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, टर्मेरिक, इफ़ आई टॉक अबाउट द टर्मेरिक, सो टर्मेरिक क्या है, टर्मेरिक इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मेरिक का वर्ल्ड में। जो टर्मेरिक ग्रोइंग स्टेट्स है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इन नॉर्थ ईस्ट इन खासी एंड जयंतिया हिल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, सैफरॉन। सैफरॉन की अगर मैं बात करूँ तो सैफरॉन बेसिकली कहाँ पर होता है, ये कश्मीर के पैम्पोर में होता है और जम्मू के किश्तवाड़ रीजन में होता है। पाइपर, पाइपर को केरला इज़ द मेजर, सॉरी पाइपर नहीं, पेपर, सॉरी यस सॉरी पेपर, ठीक है, पेपर। तो सो केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेपर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, उसमें भी इतना पेपर उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। अगर मैं क्लोव की बात करूँ तो क्लोव में द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द नीलगिरीज, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कोट्टयम एंड कुलीन डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब टू मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस। तो यहाँ पर हम एक डिस्कस करेंगे टर्मेरिक को, एक डिस्कस करेंगे हम क्लोव को। सबसे पहले हम टर्मेरिक का बोटानिकल नेम की बात करते हैं। तो टर्मेरिक का बोटानिकल नेम होता है कुरकुमा लोंगा, ठीक है। टर्मेरिक की अगर थोड़ी सी बात करें तो टर्मेरिक क्या होता है, पेरिनियल हर्ब होता है जो 1 मीटर ही लंबा होता है। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रली क्या होता है, थिक होता है, मतलब बीच में से क्या होता है, थिक होता है। और क्या बनाता है, राइजोम बनाता है, जिसमें क्या होता है, बल्ब बियरिंग मैनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी राइजोम्स विच आर नोन एज फिंगर्स। इसकी मैंने आई होप फिगर लगाई है, 1 मिनट रुको अब ये दिखा दूँ, यस
दिस इज़ द फिगर ऑफ द टर्मेरिक प्लांट। यहाँ पर देखो इसकी जो प्लांट की जो क्या है, ये बीच की क्या है, थोड़ा सा थिक होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये राइजोम्स बनते हैं, क्लियर है। फिर और हम इसकी क्या क्या पॉइंट कर सकते हैं इसमें, और हम लिख सकते हैं जो इसकी लीव्स होती है, लीव्स क्या होती है, लेंसुलेट होती है। लीव्स अगर आप देख पाओगे, लीव्स क्या होती है इसकी, लेंसुलेट होती है। लेंसुलेट अभी मैंने आप लोगों को शायद से बताया था, लेंसुलेट मतलब दोनों ही तरफ से क्या होगी, टेपरिंग एंड होंगे इसके, ठीक है। एंड क्या होंगे इसके, टेपरिंग होंगे। नेक्स्ट इसकी स्टेम कैसी होती है, इसकी स्टेम क्या होती है, सूडो स्टेम होती है। सूडो स्टेम क्यों बोल रहे हैं इसकी, अगर आप लोग ध्यान से देख पाओगे तो इसकी जो स्टेम है ना, स्टेम पर जो लीव्स है वो क्या कर रखे, लीव ही क्या हो रही है, रोल हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सूडो स्टेम बोलेंगे, ठीक है। लीव्स के बारे में बात कर ली और इसके स्टेम के बारे में बात कर ली, राइजोम हो गया। नेक्स्ट इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। अच्छा एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। देखो अभी बताया था थिक शॉर्ट स्टेम होती है, ठीक है। इसमें 6 से 10 क्या होते हैं, लार्ज ब्रॉड लेंसुलेट लीव्स होती है, जिसमें क्या होते हैं, लॉन्ग लीफ स्टॉक्स होते हैं। लीव्स क्या होते हैं, एक्यूमिनेट स्पीशीज एपेक्स होता है। एक्यूमिनेट एपेक्स का मतलब भी क्या है, देखो यहाँ पर देखो, जो इसके आप लीव को देख पाओगे ना, वेट, यस, लीव अगर आप देख पा रहे हो तो लीव क्या है यहाँ पर, इसकी एपेक्स क्या है, इसकी थोड़ी सी एक्यूमिनेट है, मतलब टैपरिंग है, क्लियर है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्लांट क्या है, ट्राइप्लॉइड है। लीफ शीथ क्या है, लीफ शीथ क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सोडो स्टेम को। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब थोड़े से इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं टर्मेरिक के। टर्मेरिक एक्चुअली हेल्प किस किस में करती है, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सिस्टिक फिब्रोसिस, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, अल्जाइमर डिजीज़ के अगेंस्ट, पोजेसेस एंटी HIV एक्टिविटीज़, प्रोटेक्ट स्किन डिजीज इन्फेक्शंस एंड हेल्प इन वाउंड हीलिंग। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, इंक्रीज ग्लूटाथोइन लेवल्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्लांट। आई होप आप लोगों को टर्मेरिक समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा कोशिश करना, अगर आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं तो एक रफ पिक्चर ज़रूर से बनाकर आना, यह आपको अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कार्डिमम। ओके, नेक्स्ट इज़ कार्डिमम। कार्डिमम की अगर हम बात करें, कार्डिमम को हम क्या बोलते हैं, इलायची, ठीक है। इसका बोटानिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो बोटानिकल नेम क्या है इसका, एलिथ्रिया कार्डोमम। एलिथ्रिया कार्डोमम है इसका नाम, वेट, यस, एलिथ्रिया कार्डोमम, ठीक है, जिसको हम कॉमन नेम क्या है इसका, छोटी इलायची। ये जो प्लांट है इंडिजीनियस है साउथ इंडिया का और श्रीलंका का। प्लांट क्या हुआ है, दोबारा से हर्बिशियस और पेरिनियल है, ध्यान रखते जाना, हमने अभी टर्मेरिक में भी यही पढ़ा था। इट पोजेसेस एन अंडरग्राउंड राइजोम्स, इसमें भी अंडरग्राउंड क्या होता है, राइजोम्स होते हैं, जिससे क्या होता है, विच गिव्स इरेक्ट लीफी शूट्स। लीफी शूट्स को क्या करते हैं ये, इरेक्ट मतलब जो इनके लीफी शूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीधे होते हैं। द लीव्स आर डिस्टिंक्शियस, डार्क ग्रीन होती है, लेंसुलेट होती है, एक्यूमिनेट एपेक्स होते हैं, सीथिंग लीफ बेसिस, ठीक है। सेम है कुछ जितना हमने टर्मेरिक का पढ़ा था। इसके थोड़े से फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं। फ्लावर्स आर बोर्न ऑन लॉन्ग पेनिकल्स दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द रूट स्टॉक। जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली किससे, रूट स्टॉक से क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इसका क्रीमी वाइट होता है, ध्यान रखना, फ्रूट कैसे कलर का इसका, क्रीमी वाइट है। ऑब्लॉग ओवॉइड उसका होता है, शेप का होता है, शॉर्टली बीक्ड होता है, 3 साइडेड कैप्सूल होता है विद अ फिब्रियस पैपरी लॉन्गिट्यूडनल व्रिंकल पेरिकार्प होता है। जो पेरिकार्प बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, थोड़ा रिंकल्ड होगा, मुरझाया हुआ होगा। द सीड्स इन ईच लोक्यूलस आर प्रेजेंट टुगेदर सेपरेटिंग इनटू अ सिंगल मास। अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड इसका 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सीड कोट इसका रिंकल्ड होता है, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनियस एरिल। किससे कवर्ड रहता है, एक एरिल से, और जो क्या रहती है, मेम्ब्रेनियस होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द सीड कंसिस्ट ऑफ स्टार्ची वाइट। एक मिनट रुकना, यस, देखो मैंने इसकी भी फ़ोटो लगाई है, आप लोग की हेल्प हो जाए इसलिए मैंने इसकी पिक्चर भी आपको दे दी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सीड होते हैं कंसिस्ट करते हैं स्टार्ची वाइट पेरिस्पर्म को, जो क्या करता है, इनक्लोज करता है एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को। तो ध्यान रखना सीड में क्या होगा, एक मिनट रुको, यस,
सीड नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सीड में क्या होता है, स्टार्ची वाइट पेरिस्पर्म होगा जो एनक्लोज करेगा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। सीड्स में क्या होगा, प्लीजिंग अरोमा होगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी सीड से। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वार्म स्लाइटली पंगनेंट टेस्ट, और क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा टेस्टी सा होगा। जो अरोमा होगा कार्डिमम का वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि जो कार्डिमम में अरोमा है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज इट कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो उसकी सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, लेकिन ये थोड़े से लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है जो चीफ कंपोनेंट्स होते हैं एसेंशियल ऑयल के, उसमें कौन कौन है, टर्पिनाइल एसीटेट है, लिनेनाइन एसीटेट है, नेक्स्ट सिनेरोल टर्पिनोइल है, टर्पिनाइन है, सेबेरेनिन है और लेमोनिन है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चीफ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके एसेंशियल ऑयल के, तो आप इसके नाम मेंशन करके आओगे। नेक्स्ट इज़ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्डिमम। अब कार्डिमम के, छोटी इलायची के हम क्या देख लेते हैं, इसके फ़ायदे देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसको भी रिड्यूस करेगा, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से रिलीव अगर हमें चाहिए तो कार्डिमम का यूज़ किया जा सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करता है, हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ हेयर एंड मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर एज अ स्पाइस इन द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है। कोरिएंडर में कौन सा पार्ट यूज़ होगा, प्लांट पार्ट यूज़ होगा, टर्मेरिक में कौन सा होगा, कैप्सिकम में कौन सा होगा, सिनेमम में कौन सा होगा, क्लोव में कौन सा होगा और सैफरॉन में कौन सा होगा। सो एक एक करके पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरिएंडर की, कोरिएंडर में क्या क्या यूज़ होगा, सीड्स और लीव्स, कोरिएंडर सीड्स और लीव्स, कोरिएंडर सीड्स और लीव्स। क्लोव में क्या होता है, क्लोव में जो ड्राइड फ्लावर बर्ड होती है, सैफरन में स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, टर्मेरिक में ड्राई राइजोम, अभी देखी थी, फोटो देखी थी, कैप्सिकम में फ्रूट, नेक्स्ट सिनेमम में ड्राई बार्क। एक बार दोबारा से मेरे साथ याद करो, कोरिएंडर में सीड और लीव्स, क्लोव में ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, सैफरॉन में स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स, टर्मेरिक में ड्राई राइजोम, कैप्सिकम में फ्रूट एंड सिनेमम में ड्राई बार्क। Now move to the next question. Write the botanical name, family, morphology and uses of the tea. टी तो आप लोगों को पसंद ही हो गई, नहीं भी होगी किसी को, इट्स ओके, पढ़ना तो है ही। सो बोटानिकल नेम की बात करते हैं टी की। बोटानिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस, फैमिली है इसकी थिकेसी और वर्निकुलर नेम क्या है इसका, चाय। नाउ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जो टी होती है वो मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है। आपकी बुक में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था ना, वो बिवरेजेस का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसमें से एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी और एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी। सो टी किस कैटेगरी के अंडर आएगी, टी आएगी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। दैट गेन्ड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी से इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल गई है। ये इंडिजीनियस किसकी मानी जाती है, साउथ वेस्टर्न चाइना की, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, स्पेशली असम की और कुछ बर्मा के रीजन की, बर्मा मतलब म्यांमार। ओके, नेक्स्ट टी को अगर हम बात करते हैं, टी हम प्रिपेयर ही कैसे करते हैं, जो भी इसकी ड्राई लीव्स होती है उसको सुखाकर हम यूज़ करते हैं। पहली बार टी का जो यूज़ किया गया था वो एज अ मेडिसिन यूज़ किया गया था। नाउ मूव टू द मॉर्फोलॉजी। बेसिकली अब जो टी प्लांट होता है वो दिखने में कैसा होता है, तो अगर हम बात करें ये एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, जो कि क्या है, या फिर शब है, जो कितना ग्रो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 30 to 50 फीट तक कर सकता है। इसके जो बशेज़ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोन बैक टू द इनकरेज मैक्सिमम लीफ प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर इनकरेज करते हैं लीफ प्रोडक्शन को। बशेज़ इसके जो होते हैं, लीव्स क्या होती है, ग्लैब्रस मतलब स्मूथ होती है। जो ओल्ड लीव्स होता है वो कंटेन करते हैं बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस और अरोमा मिलता है लीव्स में। देखो इसमें मैंने पिक्चर भी लगाई है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाओ और आपके एग्ज़ाम में जल्दी से इसके पॉइंट याद आते जाए। देखो अभी मैंने आपको इसकी लीव बताई थी, ग्लोबेरियस मतलब ये काफ़ी क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से इसकी स्मूथ रहेगी। ओके, सो
कुछ और मॉर्फोलॉजी के पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो येलो सेंटर्ड होता है, येलो सेंटर्ड वाइट और पिंकिश फ्रेगनेंट फ्लावर होता है, आर बोर्न इन लीफ एक्सिल्स ईदर सिंगली और इन क्लस्टर ऑफ फ्यू एंड प्रोड्यूस अ 3 सेल्ड वुडी कैप्सूल एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे एक 3 सेल्ड का वुडी कैप्सूल को ये प्रोड्यूस कर देता है। हर एक कंपार्टमेंट जो कैप्सूल का होता है उसमें ब्राउन सीड होता है, जो कितने डायमीटर का होता है, 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। यूज़ क्या होगा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या होता है, इससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, हैंस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। हेल्प करता है ये वेट लॉस में। इट में हेल्प प्रोटेक्ट बोन्स को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स। टी स्पेशली ग्रीन टी इज़ अ rich source of flavonoids and bioactive compounds that can lessen stress, रिविल इन्फ्लेशन एंड आर गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ। बेसिकली इसमें ग्रीन टी के बारे में थोड़ा सा बताया गया। ग्रीन जो टी होती है उसमें क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स और बायोएक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करते हैं और अच्छे होते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है। सम हर्बल टीज़ आर नोन फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यूज़। कुछ हर्बल टीज़ होती है जो अपने मेडिसिनल वैल्यू की वजह से जानी जाती है। सो टी के देखो मैंने थोड़ा एक फ्लो चार्ट भी दे दिया है जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, इफेक्टिव होती है, स्किन प्रॉब्लम्स में बूस्ट करती है, मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करती है, कैंसर्स को और हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी इन डिटेल। देखो अभी हमने जो पढ़ा था मॉर्फोलॉजी वो हमने एक बेसिक एक जर्नल अकाउंट देखा था टी का, बट अब टी भी आपकी बुक में एक ओलोंग टी दे रखी है, एक ब्लैक टी दे रखी है, एक ग्रीन टी दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग बतानी है ब्लैक टी की। बेसिकली आप ब्लैक टी को किस तरह से प्रोसेस करते हो, किस तरह से ब्लैक टी बनाई जाती है। सो हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप्स के थ्रू। जो ब्लैक टी होती है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है सभी टी में से। इसमें से कुछ इसके क्या है प्रिपरेशन के इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप आता है विदरिंग। विदरिंग में आप क्या करते हो, जो भी आपकी फ्रेश लीव्स होंगी ना उसको आप हार्वेस्ट कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको हार्वेस्ट करोगे और फिर उसको आपको सन में हीट कर दोगे, जिससे क्या होगा उसका जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कंटेंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो टी लीव्स होंगी उसको आप 24 आवर्स के लिए क्या करोगे, विदर्ड करोगे, या फिर आप उसमें क्या करोगे, विदर्ड करने का भी एक तरीका हो सकता है। या तो आप उसको सन हीट में रख दो, मतलब सनलाइट में रख दो, सनलाइट के नीचे आपने जो फ्रेश लीव्स हैं उनको रख दिया, या फिर आप क्या करो, आप उसमें वार्म एयर को पास कर दो। ठीक है। जिसमें क्या हो, वेंटिलेटेड डोर्स हो या फिर डेस्क हो, जिससे बहुत अच्छे से सन की क्या हो जाए, एक्सपोज्ड हो जाए सन से वो, जिसकी वजह से इसमें बेसिकली क्या है, जो वाटर कंटेंट है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। विदरिंग में बेसिकली क्या है, विदरिंग में आपका वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर को रिमूव करना है। नेक्स्ट रोलिंग। अब विदरिंग के बाद क्या करते हो, रोलिंग। रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, लीव्स क्या हो जाती है, लीव्स क्या होंगी, या तो रोल हो जाएंगी या फिर आप उनको क्या करो, सेंड बाय अ रोलिंग मशीन्स। लीव्स को या तो रोल्ड करो आप हैंड से, मतलब एक एक लीव लो और उसको हैंड से रोल करते जाओ, या फिर रोलिंग मशीन्स भी आती है आजकल। वैसे कौन ही मैन्युअली वर्क करता है, सब रोलिंग मशीन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। सो सेवरल रोलिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशंस डैमेज द लीफ सेल सो दैट द जूसेस एंड एंजाइम्स आर रिलीज्ड एंड होल रोल्ड मास गेट्स smeared with them. Rolling also facilitates fermentation. बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले आपने क्या करा, 24 घंटे के लिए उसको विदरिंग कर दिया, मतलब उसमें से मॉइस्चर निकाल दिया। फिर आप उसको क्या करोगे, रोलिंग मशीन में डाल दोगे। सेकंड स्टेप में रोलिंग मशीन में डालने के बाद क्या होगा, जो भी इसकी लीफ की सेल्स होंगी वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। जो इसका जूस और एंजाइम्स उसमें थोड़ा बहुत रह भी गया होगा वो सारा रिलीज़ हो जाएगा, और जो लीफ होगी वो बहुत बुरी तरह से क्या हो जाएगी, स्मैश हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा चिपटी सी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन में जो रोल्ड टी लीव्स होती है उनको क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेशन रूम में रखा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी कैसा रखा जाता है, हाई ह्यूमिडिटी होगी और लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, वहाँ पर लीव्स को स्प्रेड कर देते, लीव्स को फैला देते एल्यूमिनियम या फिर ग्लास शीट पर।
ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब लीव्स में ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर क्योंकि हमें कम ही रखना है तो टेम्परेचर रूम का 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है अगर हमें फर्मेंटेशन टी लीव्स का कराना है। फर्मेंटेशन के दौरान होगा क्या, जो टेनिन्स होंगे वो टेनिन्स किस में प्रेजेंट होता है, टी में होंगे, वो पार्टली क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और लीव्स अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो जो कलर आएगा वो क्या आएगा, वो कॉपरी रेड, ब्राइट कॉपरी रेड में इसका कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज़ ड्राइंग और फायरिंग। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन के बाद क्योंकि वो पार्टली क्या हो चुकी है, ऑक्सीडाइज हो चुकी है, अब उसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। अब इसको अगर हमें फर्मेंटेशन रोकना है तो फर्मेंटेशन रोकने के लिए क्या करा जाएगा, लीफ का उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है अब वो 3 से 5% तक कम हो गया, ठीक है। अब फर्मेंटेड लीव्स को क्या करें, फर्मेंटेड लीव्स को हम एयर चैम्बर्स में डाल देंगे जहाँ का टेम्परेचर 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। कितने देर के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए, 25 to 30 मिनट्स के लिए हम इसको एयर चैम्बर्स में रख देते हैं और वहाँ पर जो ड्राइड लीव्स होती है उसमें केवल और केवल 3 to 4% ही मॉइस्चर रह जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ तक आपकी, अब ब्लैक टी ऑलमोस्ट आपकी तैयार है, बस अब इसको हमें ग्रेडिंग के लिए भेजना है। ग्रेडिंग में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर टी क्या होगी, प्रिपेयर हो जाती है, उसको बस हम ग्रेड कर देते हैं बहुत सारे तरीके से। जैसे अगर मैं इंडियन टी की बात करूँ तो इंडियन टी में एसेंशियली ग्रेडेड इन 3 ग्रेड्स, 3 ग्रेड्स पर इंडिया में इसको ग्रेड किया जाता है। फर्स्ट आता है लीफ के बेसिस पर, सेकंड ब्रोकन वेस्ट, थर्ड डस्ट या फिर स्मॉल पार्टिकल्स। फिर इनको क्या किया जाता है, ग्रेडिंग के बाद टी को पैक्ड कर दिया जाता है टी चेस्ट में लाइन विद एल्यूमिनियम फॉयल पेपर टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम द मॉइस्चर। बेसिकली अगर मॉइस्चर लग जाएगा तो फिर इतनी सब कुछ मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना, तो इसलिए इनको पैक्ड कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोइंग टी। अभी देखो हमने टी के ना 2 क्वेश्चंस कर ले। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो टी होती है, टी बेसिकली है क्या, टी की मॉर्फोलॉजी क्या है, टी का बोटानिकल नेम क्या है। सेकंड फिर हमने क्या देखा, सेकंड हमने देखा यहाँ पर हमने देखा ब्लैक टी की प्रोसेसिंग, ब्लैक टी किस तरह से बनाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन में आता है टी के लिए एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए जिसमें जो टी है वो अच्छे से ग्रो कर जाए। सो टी इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 40 डिग्री नॉर्थ इन रशियन ट्रांसकेक्वेशिया टू 33.5 डिग्री अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप इतना ध्यान रखना, जो टी है वो टी को हम कल्टिवेट कर सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में भी और टेम्परेट रीजन्स में भी, ठीक है। जिसमें से इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कौन सा नेशन लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। सो टी प्लांट की अगर हम बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया टी प्लांट्स टेम्परेट में भी और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बट वहाँ पर रेनफॉल क्या आनी चाहिए, रेनफॉल अच्छी खासी आनी चाहिए। जो प्लांट है वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे ओपन फील्ड्स में और टेरेस्ड हिल साइड्स पे भी अच्छे से कर सकते हैं, वेयर रेनफॉल इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पर पूरे साल अच्छे से बारिश हुई हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर मंथली टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 21 to 32 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए अगर इसको ग्रोथ चाहिए। तो ये क्या करेगी, इट कैन नॉट विदस्टैंड लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेदर। ये जहाँ पर ड्राई वेदर होगा वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाएगी। प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकता है टी क्रॉप्स को। प्लांट थ्राइव्स बेस्ट इन डीप वेल ड्रेन एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल मतलब उसके सॉइल कैसी चाहिए, पीएच होना चाहिए जहाँ पर 4 से 6 हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम लाइम होना चाहिए, ह्यूमस में रिच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ शेड लविंग प्लांट, ये दूसरे की छाया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट बोटानिकल नेम, फैमिली एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर भी सेम आपको सबसे पहले टी की तरह कॉफ़ी का बोटानिकल नेम बताना है, फिर उसकी फैमिली एंड देन मॉर्फोलॉजी। सो नाउ
बोटानिकल नेम, बोटानिकल नेम इसका क्या होता है? बोटानिकल नेम इज़ कॉफिया अरेबिका। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा कॉफिया अरेबिका, ठीक है, अरेबिका। और अगर आप इसका दूसरा नाम भी याद करना चाहो तो इसका दूसरा नाम भी याद कर सकते हो, सेनेफोरा। ओके, फैमिलीज़ की रुबिकेसी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉफ़ी प्लांट होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक शर्ब भी होता है या फिर स्मॉल ट्री होता है जिसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 15 से 30 फीट की होती है, 15 to 30 फीट होती है। प्लांट जो होता है वो 4 से 5 फीट से ज़्यादा ऊपर ग्रो नहीं कर पाता। जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, वाइट एक्सिलरी फ्लावर्स होते हैं जो 2 से 3 बार एक साल में आते हैं। फ्रूट्स आर 2 सीडेड ड्रूप्स विद 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो फ्रूट होता है उसमें 2 सीडेड ड्रूप्स होता है जिसमें 3 अलग अलग तरीके की लेयर्स होती है। अगर हम कॉफ़ी बेरीज की बात करें, मैंने पिक्चर भी लगाई है, देखो कॉफ़ी बेरीज किस कलर की दिखाई दे रही है आप लोगों को? यहाँ पर कॉफ़ी बेरीज आपको बाहर से रेड कलर की दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कॉफ़ी जो बेरीज होती है वो क्या होती है, टफ होती है, रेड कलर की होती है। बाहर की अगर देखो, बाहर की जो लेयर है, 3 लेयर अभी बताई थी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम एक्सोकार्प बोलेंगे, ठीक है। एक्सोकार्प कैसे, टफ और रेड कलर की है। बीच में क्या आती है, मिडिल लेयर क्या होती है, मीजोकार्प होते हैं जो फ्लैशी होती है। फिर अंदर थिन मेम्ब्रेनियस एंडोकार्प होती है, जो इनर मोस्ट होती है वो एंडोकार्प होती है। कॉफ़ी बीन्स क्या करती है, कॉफ़ी बीन्स में कैफीन होता है जो क्या है, एक वोलेटाइल ऑयल है, ग्लूकोज, डेक्सट्रीन्स, प्रोटीन्स और फैटी ऑयल को कंटेन करता है। जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिप्सॉइडल बीन लाइक, अबाउट 0.5 इंचेस इन लेंथ होते हैं एंड आर कवर्ड बाय अ थिन शाइनिंग टेस्टा व्हेन राइप द सीड्स आर हेल्ड एंड ग्रीन। सो आई होप आप लोगों को इसकी मॉर्फोलॉजी भी समझ में आई हो, ठीक है। आप इसकी एक बार पिक्चर भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, दोबारा से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बाहर का जो एक्सोकार्प होता है वो रेड कलर का होता है, थोड़ा टफ होता है। अंदर मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प क्या होता है, फ्लैशी होता है। एंड अंदर उसके एंडोकार्प होता है जिसमें एक पतली मेम्ब्रेनियस लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस द ड्राई एंड वेट मेथड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी। अभी देखो यहाँ पर भी ना, कॉफ़ी को प्रोसेस करने के लिए, कॉफ़ी को बनाने के लिए 2 मेथड है, एक है ड्राई और एक है वेट मेथड। ड्राई मेथड बेसिकली उन रीजन्स में यूज़ किया जा सकता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है, जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके एक एक करके मेथड्स की। फर्स्ट आता है यहाँ पर ड्राई मेथड। ड्राई मेथड कहाँ पर होता है, ईस्टर्न अफ्रीका में, नियर बाय रीजन्स में, जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, 2 से 3 हफ्ते तक धूप में सुखाते हैं। फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आर टर्न ओवर टू परमिट यूनिफॉर्म एंड थोरो ड्राइंग। बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दे मे बी बैग्ड एंड स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। उनको या तो पैक कर लिया जाता है या फिर उनको वेयर हाउसेज में रख लिया जाता है। सेपरेटेड इमीडिएटली फ्रॉम द ड्राइड स्किन। उनकी ड्राइड स्किन को अलग कर लेते हैं, उनके पल्प को अलग कर लेते हैं, या तो हाथ से करेंगे या फिर हलिंग मशीन्स आती है, उससे जो उसका पल्प होता है और जो उसकी ड्राइड स्किन होती है, बोथ आर दी सेपरेटेड। ओके, सो ड्राई मेथड काफ़ी ईजी मेथड है। मूव टू द वेट मेथड। अब वेट मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो वेट मेथड को थोड़ा समझते हुए चलिएगा। जो फ्रूट्स होते हैं उनको सबसे पहले पानी में रखा जाता है। द हैवी एंड राइपन फ्रूट्स सिंक डाउन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोटिंग लीव्स, ट्विग्स एंड लाइट सीड्स। सबसे पहले क्या होंगे, जो फ्रूट्स होंगे उनको वाटर में रखा, जिसकी वजह से जो अच्छे से पके हुए और थोड़े काफ़ी हैवी फ्रूट्स होंगे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, और जो उसकी फ्लोटिंग लीव्स होंगी, ट्विग्स होगी और हल्के फुल्के सीड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, तो उनको अलग आराम से कर लिया जाएगा। फिर सीड्स को क्या करते हैं, सीड्स आर देन फेड इनटू द पल्पिंग मशीन्स। सीड्स को किस में डालते हैं, पल्पिंग मशीन्स में डालते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, सीड को और पल्प को अलग कर लिया जाता है, सीड से पल्प को अलग कर लिया जाता है। अब ये जो डीप पल्प सीड्स होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा। यहाँ पर बेसिकली हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर अब फर्मेंटेशन कराने वाले, जो हमने पल्प को अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन चलेगा तो यहाँ पर म्यूसिलेज
निकलेगी और म्यूसिलेज को क्या कर देंगे, म्यूसिलेज को हम रिमूव कर देंगे। फर्मेंटेशन के बाद सीड्स को धूप में रखेंगे। ड्राई सीड्स को फिर हम क्या करेंगे, डिकॉर्टिकेटिंग मशीन्स में रखेंगे, जिसकी वजह से जो एंडोकार्प होगा वो वहाँ से निकल जाएगा। एंड ड्राई पॉलिश सीड्स आर ऑब्टेन, और हमें वहाँ से क्या मिल जाएंगे, ड्राई और पॉलिश्ड सीड्स मिल जाएंगे। फिर इन पॉलिश्ड बीन्स को हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, फिर उनका पाउडर बना लेंगे और फिर उन्हें हम क्या करेंगे, ब्रूई करेंगे उनके यूज़ से पहले। आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें करेंगे। जो टेस्ट होता है कॉफ़ी का वो डिपेंड करता है किस पर, लार्जली ऑन मेथड एंड एक्सटेंट ऑफ रोस्टिंग। भाई हमने कौन से मेथड से उसको करा है, ड्राई मेथड से या फिर वेट मेथड से, या फिर हमने उसको रोस्ट किस टाइम तक करा है, ठीक है। ओवर रोस्टिंग इज़ अवॉइडेड, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, एज इट मेक्स द सीड्स एक्रिड एंड बिटर। ये क्या बना देंगे, कड़वे बना देंगे सीड्स को। पाउडर्ड कॉफ़ी लूजेज इट्स एरोमेटिक क्वालिटी एंड फ्लेवर इफ़ नॉट पैक्ड इमीडिएटली इन सील्ड कंटेनर्स। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कॉफ़ी आती है वो क्या आती है, वो सील्ड कंटेनर्स में आती है, क्योंकि अगर उनको सील नहीं रखोगे, उनको पैक जभी के जभी नहीं करोगे तो उनका अरोमा खो जाएगा, लूज हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, सो वी आर ऑन दी 18th क्वेश्चन, सो 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, ठीक है। सो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द पी प्लांट। अब पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपका ये क्या रहेगा, एनुअल हर्ब रहेगा, जो 0.3 से 0.6 मीटर टॉल होता है। हेयरी होता है, मतलब बाल आ रखे होते हैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर। कंपाउंड लीव्स होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ द अपोजिट लीफलेट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और सिसाइल होते हैं। फ्लावर्स क्या करते हैं, डेवलप होते हैं सिंगली या फिर क्लस्टर्स में आते हैं, 2 और 4 के क्लस्टर्स में आएंगे। नेक्स्ट उसका फ्रूट होगा वो क्या होगा, ऑब्लोंग होगा, इंडेसेंट पॉड हैविंग 2 और 3 सीड्स होंगे। जो ड्राई पेरिकार्प होगा वो मैच्योर फ्रूट होगा, फेयरली फिब्रस हैविंग रेटिकुलेट मार्किंग्स होगा। सीड्स क्या होता है, सीड्स ओवॉइड होता है, सिलेंड्रिकल, अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है। बेसिकली इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको लर्न ही करना है ये, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द बोटानिकल नेम एंड फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन कोकोनट ऑयल, डिस्कस इट्स मॉर्फोलॉजी। ये सारे आपके मैंने प्रीवियस ईयर से और इसके जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसका सेकेंड पार्ट आई विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जल्द से जल्द मैं इसका एक और पार्ट अपलोड कर दूंगी, जिसमें भी अराउंड आपके 15 to 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आप बस एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपके माइंड में थोड़ा ये सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना याद करे आप अगर जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं इसका बोटानिकल नेम। सबसे पहले इसके बोटानिकल नेम की बात करते हैं। सो कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा। फैमिली इसकी एरिकेसी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉल ट्री होता है, ठीक है, जिसकी हाइट 15 से 30 मीटर तक होती है। ट्रंक इसकी क्या होती है, ट्रंक इसकी क्या होती है, ट्रंक इसकी इंक्लाइंड होती है और मार्क्ड होती है प्रोमिनेंट रिंग से। देखो मैं दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर देखोगे अगर आप तो इसकी क्या है, ट्रंक क्या है, यहाँ पर प्रोमिनेंट रिंग्स क्या है इसकी स्टेम में बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हाइट की अगर हमने देखा था, हाइट काफ़ी अच्छी खासी होती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेम इज़ अनब्रांच्ड जिसकी स्टेम होती है वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग नहीं होती इसकी स्टेम में, विद अ स्वेलन बेस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। रूट सिस्टम इसमें कैसा है, टैप रूट सिस्टम नहीं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, ठीक है। फोटो डाल दिए, देख लेना आप लोग। फिर इसके स्टेम टिप की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टेम टिप सराउंडेड होती है किससे, लार्ज पेरिपिनेट लीव्स से, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लीव्स होती है वो लीव्स कैसी है इसकी, पेरिपिनेट लीव्स है। देखो यहाँ पर कैसी लीव्स है इसकी, पेरिपिनेट लीव्स है, ठीक है, पेरिपिनेट लीव्स है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, जिसमें क्या रहती है, 5 से 6 मीटर तक लंबी रहती है, जिसका हर एक, अगर मैं एक लीव की बात करूँ तो उसमें 10 to 15 kg क्या होता है इसमें वेट होता है, ओके। नेक्स्ट मेल फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो मेल फ्लावर्स काफ़ी सारे होते हैं, 200 से 300 नंबर में होते हैं, जो कि क्या होते हैं सिंगली, और जो क्या होते हैं बॉर्न होते हैं सिंगली और इन ग्रुप ऑफ द 2 or 3 ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लोरल एक्सिस।
फीमेल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्यू इन नंबर्स होते हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इन्फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी द प्लांट कीप्स ऑन फ्लावरिंग ऑल द ईयर राउंड एंड द फ्रूट टेक्स 9 to 12 months टू राइपन। 9 से 12 महीने में इसका जो फ्रूट होता है वो राइपन हो जाता है, ठीक है। मेच्योर फ्रूट क्या होता है, फिब्रियस ड्रूप होता है, ओवॉइड शेप का होता है, जिसका वेट कितना होता है 1 to 2 kg होता है। आउटर टफ कवरिंग फ्रूट की क्या कहेंगे, एक्सोकार्प कहेंगे। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ ग्रीन एंड स्मूथ। ये कैसा होता है, ग्रीन और स्मूथ होता है अर्ली स्टेजेस में। जो मिडल मीजोकार्प है वो थिक होता है, फिब्रियस होता है, जिसमें क्या होता है, कॉयर होता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। एंडोकार्प की अगर हम बात करें तो हार्ड होता है, डार्क ब्राउन, रिजेस ऑन आउटसाइड एंड 3 डिप्रेशंस एट द आइज एट द बेसल एंड। आप लोगों ने खूब अच्छे से कोकोनट देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अगर हम एंडोकार्प की बात करें तो एंडोकार्प में क्या होता है, एनक्लोज अ सिंगल होलो सीड adhering firmly to the solid endosperm referred to as the meat or copra. The plant requires plenty of sunlight with an average temperature of 27 to 32 degrees centigrade and well distributed rainfall for growth. Next is enlist the major uses of the mustard oil. What contributes to the pregnancy of the mustard? ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल के बारे में उसके यूजेस बताने हैं और ये बताना है जो इतनी खुशबू आती है वो किस वजह से मस्टर्ड के, या फिर खुशबू कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, बेसिकली उसकी स्मेल वो किस वजह से आती है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रेगनेंसी की, of the rape and mustard oil is because of the essential oil present in the, या इसमें क्या होते हैं, essential oils क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। the oil content of seeds of the brassica varies from 30 to 45% depending upon the variety and climatic conditions under which the plants are grown, ठीक है। next point is इसकी जो बहुत सारी वेराइटीज़ होती है उसमें क्या होता है, हाई कंटेंट होता है यूरेसिक एसिड का, कितना 40 to 50% होता है फैटी एसिड का टोटल। अदर फैटी एसिड्स इंक्लूड ऑयलिक एंड लिनोलिक एसिड्स अकाउंटिंग फॉर अबाउट 47% एंड 20 to 30% इसमें होता है। अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करें तो दूसरे इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज़ कल्टीवेशन। अगर हम इसके कल्टीवेशन की बातें करते हैं तो कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूँ तो रैप और मस्टर्ड वेराइटीज़ जो होती है उनको कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट की नीड होती है। सैंडी और लॉम इसमें सॉइल होनी चाहिए। ग्रो कहाँ पर करते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एज विंटर क्रॉप्स, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। सो इसके यूजेस तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होंगे बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए थोड़े से आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे। द यंग टेंडर लीव्स ऑफ मस्टर्ड आर कंज्यूम्ड एज अ वेजिटेबल। जो यंग टेंडर लीव्स होती है मस्टर्ड की उनको आप वेजिटेबल की तरह कंज्यूम करते हो। मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं कॉन्डिमेंट। अभी कॉन्डिमेंट बताया था, कॉन्डिमेंट किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना कॉन्डिमेंट किसे कहते हैं। एंड द प्रिपरेशन ऑफ द पिकल्स एंड फॉर फ्लेवरिंग करीज एंड वेजिटेबल्स। जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसके सीड से उसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे लूब्रिकेंट्स हो गया, ग्रीस हो गया, सॉप्स हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। नेक्स्ट इज़ यूरेसिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, यूरेसिक एसिड कंटेंट ऑफ ऑयल इज़ यूज फॉर द ल्यूब्रिकेटिंग जेट इंजन्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक्स। और किस किस में यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर क्वालिटी ऑयल इज़ यूज फॉर एल्यूमिनेशन। मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं ब्यूटी पर्पज़ के लिए, ठीक है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ऑयल केक में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मस्टर्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ग्रीन फॉडर क्रॉप एंड ग्रीन मैन्योर। मस्टर्ड जो ऑयल होता है मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है। जो भी एसेंशियल ऑयल होते हैं मस्टर्ड ऑयल के वो क्या होता है, वो इरिटेंट होते हैं और उन्हें जो ज़रूरत होती है यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू अवॉइड ब्लिस्टर्स दैट कैन कॉज्ड ऑन स्किन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये लास्ट स्लाइड थी आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ।
कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को, तो आप मुझे प्लीज़ कन्वे कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जो मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन में प्रोवाइड कर दूँगी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अगर आप लोगों को किसी भी और सब्जेक्ट की जल्द से जल्द वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द कोशिश करूँगी बना लूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।